नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई क्राइम की कहानी। कहानी में जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। भारत की राजधानी दिल्ली की कहानी है ये। दिल्ली में ही एक भारी इलाका है जिसको बवाना बोलते हैं। बवाना की कहानी है। बवाना में सुबह की मार्केट खुलने की होती है, दुकानें खुल रही थी, स्कूल का टाइम हो रहा था बच्चों की और सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे। उन्हीं में एक टीचर थी स्कूल की जिसका नाम था सुनीता सहरावत। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती थी और वो अपनी स्कूटी से स्कूल जाया करती थी। दिनचर्या थी उसकी रोजाना स्कूल जाना और शाम को स्कूल से लौट के अपने घर की तरफ वापस आना। एक दिन ऐसा आता है कि सड़क पे एक अनहोनी घटना हो जाती है और वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहां से एक गाड़ी गुजर रही होती है। उस गाड़ी में कुछ भले लोग सवार थे और वो उस भीड़ को देख के वो लोग सोचते हैं कि शायद कोई दुर्घटना हो गई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। इस वजह से वो गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी में से लोग उतरते हैं और देखते हैं कि एक महिला और जो सड़क पर गिरी पड़ी है उसकी स्कूटी भी उसके पास ही है। तो सबसे पहले वो सोचते हैं कि शायद इसका एक्सीडेंट हो गया है और तुरंत लोगों की मदद से उसको उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी में बैठाने के बाद वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन जब रास्ते में ले जाते हैं तो उस औरत की तरफ देखते हैं तो कहीं से भी उसको चोट नहीं आई हुई दिखती है। कहीं से भी उसकी बॉडी पे स्क्रैच वगैरह नहीं थे और जिससे उनको ये लगता है कि शायद एक गोली चलने की आवाज़ उनको गाड़ी में सुनाई दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं इस औरत को गोली मार दी गई हो। लेकिन फिर भी वो इतना दिमाग नहीं लगाते, फिर सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं और उसकी स्कूटी जो थी वो वहीं सड़क पे छोड़ जाते हैं। उसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस की दो टीमें तैनात की जाती है। एक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और दूसरी टीम पहुंचती है सीधे हॉस्पिटल। वहां डॉक्टर से पुलिस को पता लगता है कि सुनीता सहरावत को नजदीक से किसी ने गोली मारी है। तो 3 गोली लगी है, 2 छाती में लगी है, एक पेट में लगी है। और जैसे ही पुलिस की टीम पहुंचती है तो जो भले आदमी वो सुनीता सहरावत को उठा के लाए थे हॉस्पिटल के लिए, वो पुलिस को एक बैग सौंपते हैं। बैग में सुनीता के में एक मोबाइल और उसके आइडेंटिटी पहचान के कुछ कागजात, कुछ पैसे उसको मिलते हैं पुलिस को। और पुलिस उसी के आधार पर उसी के पति को फोन करती है जिसका नाम मंजीत होता है। जैसे मंजीत को यह पता लगता है कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, वो तुरंत आनन फानन में बदहवास होकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। और जैसे ही वहां हॉस्पिटल पहुंचता है पुलिस उससे कहती है कि आपकी पत्नी को किसी ने गोली मार दी है और वो मर चुकी है। जब वो इतना सुनता है तो चीखे मार मार कर रोने लगता है। वो कहता है कि सर, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उनको क्या बताऊंगा कि तुम्हारी माँ किस हालात में है और किसने उनको मार दिया है। ये बड़ी उलझन भरी कहानी थी। अपने परिवार को किस तरह से बताएगा कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां आसपास के लोगों से, चश्मदीदों से गवाह से बात करने की कोशिश करती है। और पुलिस को पता लगता है कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आते हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था और वो सुनीता को स्कूटी रुकवाते हैं, रुकवा करके उसको गोली मार देते हैं। पुलिस अब इस मामले की जांच कई तरह से करती है, कई एंगलों से देखती है कि कहीं लूटपाट के इरादे से तो उसकी हत्या नहीं की गई। लेकिन जब पुलिस उसकी बॉडी पे देखती है, उसके गले का हार, उसकी हाथों की अंगूठियां और कानों की झुमके यूं की तो मौजूद हैं, उसको किसी ने छीनने या झपटने की कोशिश नहीं की। और पुलिस को उसका बैग भी मिलता है जिसमें उसके कुछ नगद पैसे और उसका मोबाइल वगैरह मौजूद होता है और मिल जाता है पुलिस को। तो पुलिस इस एंगल को नकार देती है कि शायद इसकी लूटपाट की वजह से हत्या नहीं हुई। अब उसकी किसी रंजिश की वजह से हत्या की हुई, इस पे पुलिस का फोकस आता है। लेकिन उसके पति से पूछताछ के दौरान ये पता लगता है कि उसकी किसी से इस तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। रंजिश से भी इनकार कर देती है कि शायद उसकी रंजिश भी किसी से नहीं थी, क्योंकि वो स्कूल टीचर थी। उसका रोज आना जाना रहता था और अक्सर आया जाया करती, क्योंकि उसके घर से स्कूल करीब 25 किलोमीटर पड़ता था। और उसके बाद पुलिस उसके पति से पूछताछ करती है। पति से पूछताछ करने के लिए पुलिस उसके घर जाती है। घर जाकर के पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। जो सुनीता का कमरा है उसकी भी तलाशी ली जाती है। सुनीता के कमरे में पुलिस को एक सुनीता के द्वारा लिखी हुई डेली डायरी मिल जाती है, जिसमें सुनीता अपनी डेली की दिनचर्या लिखा करती थी। और उसके घर वाले और अड़ोसी पड़ोसी से भी पूछताछ करती है। पुलिस को पूछताछ के दौरान ये पता लगता है कि वो अक्सर उसकी पति से उससे झगड़ा हुआ करता था और उसकी बेटी होती है, 16 साल की उम्र होती है उसकी, उससे भी पूछताछ की जाती है। तो उनसे भी ये पता लगता है कि उनका शायद कुछ ही बात को लेकर के झगड़ा था। अब पुलिस का सारा शक उसके पति की तरफ घूम जाता है और पुलिस जांच करने में जुड़ जाती है। उसके पति की कॉल डिटेल निकाली जाती है
और उसके पति की कॉल डिटेलों में पुलिस को ये पता लगता है कि उसका जो पति था, इसका नाम मंजीत था, वो किसी और लड़की से बात करता था जिसका नाम एंजल था, और एंजल गुप्ता से अक्सर बातें किया करता था। अब पुलिस एंजल गुप्ता के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करती है। जो एंजल गुप्ता होती है वो एक मॉडल टाइप की लड़की होती है, मॉडलिंग करा करती थी, क्योंकि वो उसके पिताजी नहीं थे, लेकिन उसकी माँ ने किसी दूसरे से शादी कर ली थी। उसके मुंह बोले पिता और उसकी माँ से वो परमिशन लेती है और फिल्मी कैरियर बनाने के बारे में सोचती है, और उनकी परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद वो मुंबई चली जाती है और वो छोटी मोटी फिल्मों में रोल करने लगती है। कुछ आइटम सॉन्ग करती थी और कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल जाया करती थी। अक्सर फिल्मी पार्टियों में जाया करती थी, क्योंकि सभी जो अपने फिल्मी कैरियर के बारे में जो लड़के और संघर्ष कर रहे होते हैं, लड़के लड़कियां, वो इस पार्टी को मिस नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर वगैरह आते थे, जिससे उसकी किसी की नज़र उस पर पड़ जाए, उनको अच्छा रोल मिल जाए, इसी चाहत में अक्सर वो पार्टी में जाया करती थी। 2012 से लेकर के अभी तक वो अपने घर पे सिर्फ 1 या 2 बार ही मिलने आई थी, और एक दिन वो दिल्ली में आती है और दिल्ली में एक क्लब में जाती है, और जहाँ पे मंजीत भी वहाँ रहता है, और मंजीत की उस क्लब में दोनों की मुलाकात हो जाती है। उस क्लब की मुलाकात के दौरान उनकी दोस्ती हो जाती है, और जैसे ही वो लड़की क्लब से निकलती है तो बाहर कुछ गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। तभी मंजीत का भी उस क्लब से बाहर निकलना होता है। वो देखता है कि मंजीत नाम की एंजल नाम की जो लड़की है उससे कोई लूटपाट करने की कोशिश करता है, तभी वो गुंडों से उसको बचाता है। उसके बाद उनकी मुलाकात, दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। काफी लंबी बातें होने लगती है, अक्सर वो उनसे मुलाकात होती रहती है, और जब भी एंजल दिल्ली आती तो मंजीत से जरूर मिलती थी। अब ये दोस्ती परवान चढ़ने लगती है, तो मंजीत की हर जरूरत को एंजल पूरा करा करती थी, एंजल की हर जरूरत को मंजीत पूरा करता था, और उनके बीच पैसों का भी लेन देन हुआ करता था। कभी मंजीत बंबई चला जाता था तो कभी एंजल दिल्ली आ जाया करती थी। अब उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी, वो शादी करना चाहते थे, उनका प्यार इतना परवान चढ़ चुका था, और मंजीत उसके प्यार में इस तरह से पागल था कि जब वो दिल्ली आती थी तो उसके साथ ही रहने के लिए चला जाता था। 5-5 महीने उसके साथ रहा करता था, और उसकी पत्नी सुनीता सहरावत अकेली पड़ जाया करती थी। उनको बच्चों को भी देखना होता था, स्कूल को भी देखना होता था, और वो अक्सर हो जा करते थे कि मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसलिए मुझे ही देखना है, और इसी बात को लेकर उनके झगड़ा होता था। और मंजीत उससे एंजल से शादी भी करना चाहता था, लेकिन उनके बीच में सबसे बड़ी दीवार थी उनकी पत्नी सुनीता सहरावत, क्योंकि वो पहले शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे जो सुनीता से थे, और वो सुनीता को रास्ते से हटाना भी चाहता था। उसके बाद मंजीत सुनीता के पास आता है, और सुनीता अक्सर उससे पूछा करती है कि आखिर तुम रहते क्या हो, 5-5 महीने तुम दूर रहते हो। तभी सुनीता से मंजीत कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। इस बात पे सुनीता को बहुत भयंकर धक्का लगता है, और वो कहती कि आखिर किस वजह से तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, और वो अपने परिवार वालों को ये बातें बताती है। वो कहती है इन 2 बच्चों को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी और तुम मुझसे डिवोर्स की बातें करते हो। तो सारी बातें अपने परिवार वाले को बताने के बाद जो सुनीता सहरावत होता है उसका एक भाई होता है जो दिल्ली आता है, दिल्ली आकर के एंजल गुप्ता से मिलता है। एंजल गुप्ता उससे विनती करता है कि आप मेरी बहन का घर मत तोड़ो, वो पहले से शादीशुदा, उसके 2 बच्चे हैं, अगर उसने डिवोर्स ले लिया तो मेरी बहन कहाँ जाएगी। काफी कोशिश करते हैं उसके भाई और उसके परिवार वाले सुनीता के घर बचाने को, लेकिन एंजल को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो मंजीत पे फिर दबाव बढ़ाने लगती है। और वो जो उसके मुंह बोले पिता होते हैं जिसका नाम राकेश कुमार होता है, वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं और पैसे खासे में अच्छे रुतबे वाले होते हैं। ये बातें उनको भी बता देते हैं, और वो मंजीत पे प्रेशर बनाने लगती है। और मंजीत अब यही सोचता है किसी ना किसी तरह सुनीता से छुटकारा मिल जाए तो मैं एंजल से शादी कर लूं। उसके बाद समय जैसे करवा चौथ का व्रत आता है, उस दिन की बात होती है, तो एंजल भी मंजीत के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, और उसकी पत्नी सुनीता भी उसके लिए व्रत रखती है। अब एंजल कहती है कि तुम्हें पूरे दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा और मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। और मंजीत को यह भी मालूम था कि उसकी पत्नी भी उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, और उसके बगैर वो व्रत नहीं खोलती है। अब ये बात जब सुनीता मंजीत एंजल को बताता है तो एंजल उससे झगड़ा करने लगती है, और किसी तरह से वो एंजल को शांत करता है। वो कहता है अब की बार लास्ट होगा जो सुनीता का करवा चौथ है, उसके बाद वो हमेशा आपके साथ, खुद के साथ ही करवा चौथ का व्रत
मनाएगा। अब इसी बात को लेकर अब मंजीत ने सोच लिया था कि सुनीता को रास्ते से हटाना है। अब वो सुपारी किलर के बारे में सोचने लगता है, सुपारी किलर से कॉन्टेक्ट करने लगता है। तभी उसके ड्राइवर ने सुपारी किलर के बारे में बताता है और उसे मीटिंग करता है। जो मंजीत का ड्राइवर होता है वो इस बात को तय कर लेता है कि 18 लाख रुपए में ये सौदा तय कर दिया जाता है कि 18 लाख रुपए देकर के सुनीता को रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन तभी एंजल वहां आ जाती है। एंजल उन सुपारी किलरों से बात करती है और बात करते करते उनको 10 लाख रुपए में राजी कर लेती है। 10 लाख रुपए में सौदा तय हो जाता है और जो एंजल होती है वो सबका रोल समझाती है कि आप लोग उसको गोली मारेंगे और ड्राइवर उसकी रेकिंग करेगा और मंजीत उस पर निगाह रखेगा वो कहाँ और कब आती जाती है। ये सारा रोल सभी को समझाने के बाद में जो एंजल होती है वो मुंबई आ जाती है और उसके बाद जिनका जो काम होता है उनको समझा दिया जाता है। अब कहानी को अंजाम तक पहुंचाने की बारी थी। अक्टूबर 2018 को कोशिश की जाती है लेकिन वो सुनीता उनके हाथ नहीं लग पाती और वो निकल जाती है। उसके बाद 27 अक्टूबर को इस घटना को फिर से अंजाम देने की कोशिश की जाती है और उस दिन पूरी तरह से परफेक्ट लोकेशन मंजीत द्वारा दी जाती है और उसके ड्राइवर द्वारा ये लोकेशन बता दी जाती है कि सुनीता कहाँ से जाती है, कहाँ पर सुनसान इलाका उनको मिलेगा। उसके बाद जो सुपारी किलर होते हैं वो सीधा जाकर के सुनीता को गोली मार देते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन करवा चौथ होता है और जो मंजीत होता है सुनीता का पति वो जो सुपारी किलर होते हैं उनको मिस कॉल मारता है। ये मतलब मिस कॉल मारने का मतलब होता है उसको सूचना दे दी जाती है कि आज वो घर से निकल गई और स्कूल की तरफ जा रही है। घर से करीब 7 किलोमीटर चलती है तभी वो सुपारी जो किलर होते हैं वो सुनीता को ओवरटेक करते हैं। उन दोनों ने हेलमेट पहना हुआ होता है और ओवरटेक करके सुनीता की बाइक रुकवाई जाती है, स्कूटी रुकवाई जाती है और उनको 3 गोली मार दी जाती है। 3 गोली जैसे ही मारती है तो वहां वो रोड पे ही पड़ जाती है, रोड पे ही गिर जाती है और गिरने के बाद वो कातिल वहां आसपास के लोग इकट्ठे होने लगते हैं तो वो कातिल वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद भले आदमी उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसके पति जैसे ही वहां पहुंचता है तो पुलिस उसको जानकारी देती है और उसके बाद उसकी घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को जो डायरी मिलती है वही एक अहम सबूत होता है पुलिस के लिए और उसी डायरी के आधार पे पुलिस को शक हो जाता है उसके पति मंजीत पे और मंजीत को जब गिरफ्तार करती है पुलिस तो शुरू में तो सब बातों से इनकार करता रहता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारी बात कबूल कर लेता है, सारे गुनाह को, और वो कहता है कि मुझे इंजल गुप्ता से शादी करनी थी, इस वजह से मैंने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाया। उसके बाद पुलिस उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब पूरी थ्योरी पुलिस के सामने आती है, एक एक व्यक्ति का नाम आता है तो उसका ड्राइवर जो उसका कथित पिता था उस इंजल गुप्ता का, उसको और वो जो सुपारी किलर है उस सभी को पकड़ लिया जाता है और पुलिस सभी को पकड़कर कोर्ट में पेश करती है। उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद उनकी चार्जशीट बनाई जाती है। चार्जशीट बना के बाद उनकी अब ये मामला विचाराधीन है कोर्ट में और सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। 1-2 बच्चों से उनकी मां को अंधे प्यार में छीन लिया जाता है। एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या की साजिश रची जाती है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, ऐसी घटना ना घटे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।